देश का सबसे पहला ई तलाक का केस आपने आज के युग में कौन सी ऐसी 5 धाराएं हैं कि लोगों को पता की जाए? पुलिस की कस्टडी में कर मारपीट होती है। अक्टूबर 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी न्यायमूर्ति हैं, निजी आंखों से जो काली पक्षी की वो अलग करती। वैसे तो इलीगल, क्योंकि आईटी एक्ट आपको परमिशन नहीं देता कि किसी भी परमिशन के बगैर आप उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें। कोर्ट में जैसे ही स्टे ऑर्डर मिल जाता है, जैसे स्टे ऑर्डर मिल गया, ऐसी क्या पावर मिल जाती है? आजकल इन्फ्लुएंसर्स में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो कहीं की चीज़ें कहीं डाल दी, कहीं की चीज़ें डाल करके केसेस हो जाती कभी। जो एक अधिवक्ता आईपीसी को वो जवानी बता सकता था, वो पीएनएस में थोड़ा उनको पढ़ने की आवश्यकता पर यूज होने वाली धारा पुरानी आईपीसी में 294 और बीएनएस में 296 सामने का। सबसे बड़ा समस्या ये है ये सही आई लेके चलिए किन सिचुएशंस में बिना वारंट के किसी को दुखाते हैं, उसमें आप पूरी घटना को बताएंगे और ये कहेंगे कि इन अधिकारियों की गलती के कारण मुझे न्याय। अगर पुलिस वाले आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं कर रहे हैं, 197 धारा इतना जरूरी क्यों? हस्बैंड वाइफ की अगर कोई रिकॉर्डिंग है, कोई चैट्स है, तो क्या ये कोर्ट में वैलिड होती है या फिर तो कहानी डिफॉर्मेशन 7 साल से कम के जितने भी मामले होंगे फर्स्ट जी। अब पॉलिटिक्स में भी है, मीडिया में भी है और एडवोकेट भी है। एडवोकेट तो खैर बहुत पहले से है। अब क्या करना चाहेंगे और इतने सारे चीजों को अब कैसे संभालते? देखिए, एक समय होता है जब चीजें चेंज होती हैं। मैं उस स्कूल में पढ़ा हूं जिस स्कूल में गांधी जी आके रुके हुए थे, और उस रूम पे पढ़ा हूं जहां वो रुके हुए थे। यानी तिलक राष्ट्रीय स्कूल कटनी का एक ऐसा स्कूल है जहां पर कटनी जिले में गांधी जी आके रुके। ये एक प्राउड वाली बात है। उस स्कूल से पढ़ के निकलने के बाद मेरी शिक्षा जो है वो कटनी में ही हुई है, और कटनी में ही होने के बाद मेरा पॉलिटिक्स में जुड़ाव था, चूंकि मैं एबीवीपी में था उस समय। तो इतना जुड़ाव था कि मुझे बोलने की इच्छा होती थी, तो बस ये था कि कोई बस प्लेटफॉर्म मिल जाए, बस मुझे बोलना है। तब हाल ही में हमारे जिस कॉलेज में और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा, तो उसमें इलेक्शन के समय डिबेट होती थी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा विधायक। जब उसमें मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि हाँ, ये फील्ड अच्छी है कि मीडिया लाइन पे। तो वो सन था 2013 से 14 के बीच में, जब मैंने अपनी पढ़ाई करने के बाद कोर्स किया मीडिया का, कि मीडिया है क्या जानने के लिए। और जानने के बाद पूरे देश की बात कर लें, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां मैंने काम नहीं किया। सभी बड़े प्लेटफॉर्मों पर कैमरे के पीछे का भी रोल किया और कैमरे के फ्रंट आने का भी रोल किया है। दोनों रोल किए हैं। इसके आने के बाद सबसे ज्यादा मैंने देखा कि कभी कभी मीडिया अपना रोल तो दिखा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही मामले दर्ज हो जाते हैं। इस बात को लेकर जब मैंने चिंतन किया, तब मुझे दिमाग में आया सन 2017-18 में कि क्यों ना मैं लॉ कर लूं। जब मैंने लॉ किया तो फिर बात आई कि क्यों ना मैं मास्टर्स कर लूं। मास्टर्स के लिए मुझे ये आया कि किस जगह पे करूं, क्योंकि मीडिया लाइन पे होने के बाद इतना अनुभव हो गया था कि क्या मार्केट में चीजें हैं। तो मैंने एनालाइज किया कि सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो ड्रग की तरफ बढ़ रहे हैं। उन बच्चों को कैसे रोक लगाएं और उस ड्रग पे स्टॉप कैसे लगा सकें। तो मैंने मास्टर्स जो है वो क्रिमिनोलॉजी में किया है, और मैंने जो थीसिस लिखी है वो ड्रग के ऊपर लिखी है कि कितने प्रकार के ड्रग होते हैं और कैसे उनका यूज किया जाता है। इसके बाद हाल ही में जब इन सब चीज़ों को लेकर मैं एडवोकेट हो गया, लगभग मुझे 6 साल हो गए एडवोकेसी करते हुए, तब मुझे न्यायालय में देखते हुए हाल ही में अभी मुझे 2 दिन पहले ही जो है वो जूनियर बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी बनाया गया है। चूँकि जूनियर्स जो हैं उन्हें प्रशिक्षण देना और उन्हें उनके अधिकार बताना, चूँकि वो नए एडवोकेट आते हैं तो उनको क्या-क्या राइट्स हैं, वो कैसे काम करेंगे आगे। इन सब चीज़ों को लेकर एसोसिएशन ने एक बड़ा पदभार दिया है, जो कि मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और अब फोकस यही है कि जो आज के समय पे युवा हैं, उनको बताने का कि आप सब कुछ वो करो जो आपके माइंड सेटअप में एक चीज़ें हैं। आप पहले माइंड सेटअप करो कि आपको लाइन में किसमें जाना है। हर व्यक्ति का एक माइंड होता है कि हमें क्या पसंद है। आप अपने पेरेंट्स के दबाव में नहीं आएँ।
आप उन्हें कंसल्ट करें कि अगर हम इस लाइन पे जाएंगे तो हमारा भविष्य क्या है। हर व्यक्ति कॉरपोरेट में नहीं जाना चाहता, वो एक खुद की लाइफ बनाना चाहता है, या फिर वो बिजनेस करता है या वो गवर्नमेंट की जॉब करता है। हम दोनों के बीच के हैं। हम गवर्नमेंट से भी बात करते हैं लीगल तौर पे, और हम लोगों को उनकी राह भी दिखाते हैं कि आप किस राह पे चलेंगे, यानी लोगों को न्याय भी दिलाना और उस न्याय की लाइन पर भी लाने वाला काम करते हैं। तो इन सब चीजों को एक समय है जब परिवर्तित होता गया और मैं आगे बढ़ता गया। फिलहाल अभी मास्टर्स जो है वो पूरा हो गया है और अब पीएचडी की तैयारी में है कि पीएचडी करने का है, क्योंकि बच्चों को अब आगे जो है उनके राइट्स, उनकी जो फ्रीडम है वो बताना बहुत जरूरी है, और एक जो ड्रग की पैनल है वो कम करना जरूरी है, क्योंकि भविष्य जो है वो आने वाला बहुत ड्रग को लेकर खराब है। एक अनुभव, देश का सबसे पहला 3 तलाक का केस आपने लड़ा था, कैसा रहा वो अनुभव? वो समय बहुत ही डिफिकल्ट कह सकते हैं, क्योंकि 3 तलाक को लेकर चर्चाएं चल रही थी पूरे देश में, ऑर्डर हुए थे, और उसके बाद सडनली कटनी में एक ऐसा मामला आया जो 3 तलाक का रजिस्टर्ड हुआ। रजिस्टर्ड कोई भी एक केस रजिस्टर्ड होता है वो लगभग 3 या 4 साल चलता है, लेकिन उस केस पर मैंने पर्सनल एक बुक खरीदी जो कि मुस्लिम विधि की थी। अमूमन मैं पढ़ता नहीं हूँ इतनी ज्यादा बुक है, मैं पढ़ता हूँ केवल लॉ की वो बुक है जो मेरे रूटीन में है, लेकिन मुस्लिम विधि मुझे इसलिए खरीदना पड़ी क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं था। मैंने जब उसको पढ़ा तो ऐसी बहुत सी चीजें आई कि आरोप लगाना तो बहुत आसान होता है कि हमने आपको कर दिया या 3 बार तलाक 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 बोल दिया और तलाक हो गया, लेकिन उसकी चीजें आपको डिफाइन भी करना पड़ेगी। इन सब चीजों को लेकर जब मैंने स्टडी की, फाइल किया, पुलिस ने चालान पेश किया, तो मिनिमम बात करिए कि 6 से 7 महीने में जो एक्यूज था वो बरी हो गया, क्योंकि ऐसी कोई चीज धरातल में मिली ही नहीं, केवल एक एफआईआर थी कि हाँ 3 तलाक हो गया। तो ये पूरा केस जो है वो बहुत ही अनुभव वाला है, क्योंकि पूरे देश और पूरे कटनी के लोगों को ये था कि 3 तलाक का मामला था, कितना चलेगा। हाल ही में फिर ये हुआ कि दोनों चीजें खत्म हुई, आरोपी बरी हुआ, और अभी तक मेरे नॉलेज में ऐसा मामला दोबारा भी रजिस्टर्ड कभी नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इतना समय दिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम यही चाहें कि आप और आगे बढ़िए और लोगों का थोड़ा कल्याण और अच्छे से हो आपके माध्यम से। और मदद तो आप लोगों का बहुत करते हैं, अपने साइड से जितना हो पाता है उतना करते हैं। बस एक ही अनुरोध है, फीस थोड़ा सा कम कर लीजिए। फीस मेरी कमी है, यहाँ तक कि मैं उन क्लाइंटों से फीस ही नहीं लेता जो देने लायक नहीं है, लेकिन उनकी परेशानी ज़्यादा है। तो मैं क्लाइंटों को देख कर कि अगर उनको जो भी देना हो वो फीस के रूप में दे दें, क्योंकि प्रोसीडिंग में दस्तावेज में कागजों में लगते हैं, तो उतना ही दे दें, मेरे लिए तो वही काफ़ी देखिए, है। मैंने ये सवाल जानबूझ के आपसे पूछा था ताकि लोग आपके पास आ सकें जो सामर्थ्य नहीं है पैसे देने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे वकील बहुत कम मिलते हैं। मैं बिल्कुल समाज सेवा के तहत कर रहा हूँ और लगातार करते आ रहा हूँ। हाल ही में आपने अभी सुना होगा कि एक बारातियों की कुटाई का मामला सामने आया है कि एक बाराती बारात लगा रहे थे और घराती बाराती दोनों को पुलिस ने डिफेंस करते हुए मारपीट की है। उसमें भी मैं पैरवी कर रहा हूँ उनकी तरफ से कि किसी को भी ऐसे मारपीट करने का अधिकार नहीं है। लोग खुश रहें, खुशियां मनाएं और ऐसे ही आगे करते रहें, लेकिन लॉ को ध्यान में रखते हुए, कानून का सम्मान करते हुए। तो यश जी कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ रूपम जी। मंदिर कैसा है हमारा? मंदिर भव्य है, और मानो तो मंदिर है, नहीं तो एक इमारत। इमारत कितनी भी पुरानी हो जाए, जाना हमको वहीं है। बिल्कुल, इमारत कितनी ही पुरानी हो जाए, अच्छा हो या बुरा, जाना सबको पड़ता है। जी, हमारे देश में सबसे ज्यादा यूजफुल धारा कौन सी है और क्यों? देखिए, पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड की बात करें, सबसे ज्यादा आम व्यक्ति हो या कोई हाई प्रोफाइल हो, यूज होने वाली धारा पुरानी आईपीसी में 294 और बीएनएस में 296। हर व्यक्ति ये कहता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे गाली दी है। जी, अब गाली कितने प्रकार की है, कैसे दी है, वो जब सामने आती है तो चीजें सामने जाती हैं। सबसे बड़ा समस्या यही है। पुलिस बिना वारंट के
जैसे हम हमेशा सुनते रहते हैं, रात को पुलिस आई, उठाई, लेके चली गई। किन सिचुएशंस में बिना वारंट के पुलिस किसी को भी उठा सकती है? जी बिल्कुल, पुलिस हर सिचुएशन जिसमें गंभीर अपराध हो, जिसमें बेल ना हो, उसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है एट ए टाइम। बस अगर वो आपको ये सूचना दे कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो आपके घर वालों को एक 41A का एप्लीकेशन देंगी वो, जो कि कहती है सूचना गिरफ्तारी की, कर सकती है कभी भी, कभी भी, चाहे कितने हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो। कभी भी। चूंकि आईपीसी और बीएनएस की बात करें तो हर वो धारा जो गैर जमानती होती है और जो गंभीर अपराध से संलिप्त होती है, उसमें पुलिस के पास राइट्स होते हैं कि वो एक्यूज्ड को कभी भी अरेस्ट कर सकती है। एफआईआर और एनसीआर में क्या फर्क होता है? देखिए, एफआईआर और एनसीआर में जमीन आसमान का अंतर आप समझ लीजिए। एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट, एनसीआर गैर संज्ञेय अपराध। यानी जब कोई अपराध होता है तो उस अपराध की कंडीशन पुलिस ये देखती है कि एफआईआर करने लायक है कि संज्ञेय अपराध के लायक है। सबसे ज्यादा संज्ञेय अपराध होता है जिसको लेकर पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है और फिर वो प्रोसीडिंग करती है कोर्ट तक। लेकिन गैर संज्ञेय अपराध एनसीआर को हम कहते हैं जिस पर कोई भी मकान का मैटर हो या कोई भी ऐसा मैटर हो जिस पर यह प्रथम सूचना नहीं हो सकती कि हाँ ये घटना घटित हुई है या ये अपराधी के तहत है। इसलिए पुलिस उसको एनसीआर काट के देती है कि आप इस मैटर को न्यायालय में लेके जाएं। ये डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हमने देखे हैं जहाँ पे हम हमेशा सुनते रहते हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, हमेशा पीछे हटती है, या बहुत, हमेशा तो नहीं कहूँगा, मतलब बहुत सारे केसेस में नहीं पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है। तो उस समय आम आदमी क्या करे? देखिए, आम आदमी के पूरे राइट्स होते हैं कि वो अपनी समस्याओं को एसएचओ यानी थाना प्रभारी को बताए। यदि एसएचओ या थाना प्रभारी आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप उस थाने में रिटर्न एप्लीकेशन दें जो आपके साथ घटना घटी हुई है। अगर उस रिटर्न पे भी आपके साथ कोई भी एफआईआर या नहीं होता है तो तत्काल आप वहां सर 181 में कंप्लेन करें कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई है और अभी तक मुझे कोई सहायता नहीं मिली है। हाल ही में पुलिस ने एक क्यूआर कोड भी जारी किया है कि आप उसमें फीडबैक देख सकते हैं, किस तरह से आपके साथ वार्तालाप हो रही है, किस तरह से व्यवहार थाने में हो रहा है, तो आप वहां भी दर्ज करा सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो आप 2 दिन का वेट करने के बाद उनके अधीनस्थ और ऊपर के अधिकारियों को रिटर्न में कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं कि मेरे साथ ये घटनाक्रम हुआ है। नहीं तो पुलिस वाले ही कंप्लेन नहीं रजिस्टर कर रहे, फिर क्या करें? उस मामले में ये होता है कि अगर पुलिस वाले आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों की प्रोसीडिंग करने के बाद उनके अधीनस्थ अधिकारी को एक लेटर दें। चूंकि उनके अधीनस्थ अधिकारी को नगर पुलिस अधीक्षक सीएसपी भी आती हैं, एडिशनल एसपी भी आते हैं, डीएसपी भी आते हैं, एसपी भी आते हैं। अगर कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप ऊपर के अधिकारी को सूचना दें। यदि वहां से भी आपको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिल रहा है तो आप उस अधिकारी की नियुक्तिकर्ता यानी जो उसको जॉब में रखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन का गृह सचिव विभाग, वहां धारा 197 के तहत आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि इन अधिकारी के खिलाफ भी हमको कंप्लेन करने के लिए अथॉरिटी दी जाए। क्या प्रोसीडिंग्स होती है वहाँ पे? जैसे भोपाल में ही होगा तो वहां जाने के बाद फिर क्या चीजें करनी पड़ती हैं आम जनता को, मतलब प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा वो बताइए। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आप किसी भी मामले को लेकर एक रिटर्न कंप्लेन करें उस थाने में। यदि उस थाने में आपकी कोई भी रिटर्न कंप्लेन नहीं हो सकती है तो आप थाने की बात मैं समझ गया, आपका थाने की बात मैं समझ गया। आपने जो बोला कि गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय एक राज्य का गृह मंत्रालय एक आम आदमी जाता है, ठीक है, वहां पे क्या प्रोसीजर्स होते हैं जो उनको वहां पे फॉलो करना होता है? बिल्कुल, यदि किसी व्यक्ति की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और कोई पुलिस अधिकारी उनकी सुनवाई भी नहीं कर रहा है तो सबसे बड़ा अपराध जो आपके साथ घटना घटित हुई और दूसरा अपराध जो पुलिसकर्मी आपकी मदद नहीं कर रहा है जो उनका कर्तव्य है, उसके तहत आप गृह विभाग में एक पत्राचार करेंगे जो कि धारा 197 के तहत है। उसमें आप पूरी घटना को बताएंगे और ये कहेंगे कि इन अधिकारियों की गलती के कारण मुझे न्याय नहीं मिला है। यदि उस एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर गृह विभाग आपको
अलॉट करता है या जारी करता है कोई लेटर, तो आप आगे की प्रोसीडिंग बढ़ाएंगे, नहीं तो 30 दिन बाद आप स्वतंत्र हैं उन अधिकारियों के तहत न्यायालय में पीआईएल या याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई कराने। यश जी, 197 धारा इतना जरूरी क्यों? बिल्कुल 197 धारा जरूरी इसलिए है कि किसी भी लोक सेवक अधिकारी के खिलाफ अगर आपको कार्रवाई करना है या कंप्लेंट्स रजिस्टर करानी है या वो आपकी कंप्लेंट्स पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप धारा 197, चूंकि लोक सेवा अधिकारी के विरुद्ध आपको परमिशन लेना जरूरी है उस अधिकारी की नियुक्तिकर्ता से, यानी पुलिस की नियुक्तिकर्ता गृह सचिव विभाग होता है गृह मंत्रालय का। आप वहां पर रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं, उन पुलिस अधिकारियों की शिकायत कर सकते हैं और 30 दिन के अंदर वहां से अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तब आप न्यायालय जा सकते हैं। आप इसे रिटर्न कर सकते हैं, चूंकि किसी भी कार्यालय में आवक जावक काउंटर होता है, वहां पर दे सकते हैं, वहां से विधिवत एक रिसीविंग लेंगे जो ये प्रमाणित करेगा कि आप वहां पर गए हुए। आईपीसी से बीएनएस आने के बाद सबसे बड़ा चेंज क्या है? देखिए, चेंज तो बहुत है, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए दुख की नब्ज है कह सकते हैं। जो एक अधिवक्ता आईपीसी को मुंह जवानी बता सकता था, वो बीएनएस में थोड़ा उनको पढ़ने की अब आवश्यकता पड़ रही है। आईपीसी से बीएनएस में डिफरेंस ये कह लें कि बीएनएस में सेक्शन कम हो गए हैं और बहुत अच्छे प्रोविजन हो गए हैं। एक उदाहरण मैं बताऊंगा कि अभी तक आप किसी भी याचिका को दायर करेंगे, जब तक कोर्ट आपसे संतुष्ट नहीं हो तब तक वो अनावेदक को कोर्ट में उपस्थित करने का सम्मन जारी नहीं करती। लेकिन बीएनएस में 223 के तहत अगर आप याचिका दायर करेंगे तो आपको दायर करने के बाद न्यायालय सामने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी करके उन्हें तलब कराएगा और उनकी बात भी सुनेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि पहले नहीं होता था। जी, सबसे ज्यादा अगर देखी जाए तो केसेस आते हैं लड़ाई झगड़े। बिल्कुल, ये आम बात है। सड़क से निकले, झगड़ा हो गया, पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस कैसे डिसाइड करती है कि ये हाफ मर्डर केस है या फिर लड़ाई झगड़े का सिंपल मामला है? रूपम जी, और बहुत इसमें कौन सी धाराएं लगती है? बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं था और हमारे ऊपर इतनी हैवी इंजर्ड वाली धाराएं कैसी लग गई। किसी भी घटना पर, घटना घटित होने के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस उनका मुलाहिजा कराती है उस संबंधित हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मुलाहिजा कराने के बाद डॉक्टर एक रिपोर्ट पुलिस को पेश करते हैं। उस रिपोर्ट में लिखा रहता है कि सामने वाले व्यक्ति को जो चोट लगी है उस चोट की इंजरी जो है वो कितने इंच है, उस इंच के हिसाब से पुलिस एफआईआर करती है। वो एफआईआर हाफ मर्डर हो या नॉर्मली मारपीट में हो वो कन्वर्ट करती है। इस तरह से पुलिस पकड़ती है कि ये जो धारा है वो नॉर्मल मारपीट में 324 323 में कन्वर्ट करना है या हमें 307 में कन्वर्ट करना है। तो ये डिफरेंस जो होता है वो मेडिकल रिपोर्ट से पुलिस पकड़ती है। एक बात बताइए, पहले लोग अरेस्ट होते थे, जेल जाते थे, जेल में रहना पड़ता था। अभी भी लोग अरेस्ट होते हैं लेकिन बेल बहुत जल्दी मिल जाता है। देखिए, बेल मिल जाती है, ये एक एडवोकेट का फॉर्मूला है जो वो अपने क्लाइंटों को देता है। लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में 2 या 3 साल का जो रेशियो आया है उसमें बेल बहुत आसानी से लोगों को मिल रही है। उसका मेन फैक्ट ये है कि जो भी उनको सेक्शन उनके लगे हुए हैं अपराध के, कि आपने इस सेक्शन के तहत अपराध किया है, उस सेक्शन की कैपेबिलिटी कितनी है, 2 साल 3 साल 4 साल, उसको देखती है कोर्ट। हाल ही में अनिश कुमार का एक आदेश आया हुआ है जिस पर साफ कहा गया है कि 7 साल से कम के किसी भी मामले पे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, उनको नोटिस देगी, कोर्ट में उपस्थिति कराएगी। इससे जो न्यायालय है वो अपराध देखती है कि कितने साल के हैं और फिर बेल ग्रांट करती है। तो हाल ही में जो अपराध हो रहे हैं वो 7 साल से कम के हैं, तो इसलिए पुलिस उनको नोटिस देती है और उनको आसानी से न्यायालय से बेल मिल जाती है। एससी एसटी केसेस भी होते हैं, हैरेसमेंट केसेस भी होते हैं, इसमें क्या एक्शन होता है? देखिए, दोनों डिफरेंस हैं। एसटी एससी केस यानी अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट, जी, अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट तब लगता है जब सामने वाला व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसी राज्य का होना चाहिए, तब उनके ऊपर एसटी एससी लगती है। वो भी पुलिस उनको जमा करती है, जब्त करती है
और फिर ये एक्ट लगाती है। इस एक्ट में जब आपने बताया कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हो रही हैं, तो जो मेन मामला होता है, जैसे मारपीट का मामला है, तो मारपीट के मामले की जो सज़ा होती है उसके हिसाब से एसटी एससी की भी सज़ा होती है। एसटी एससी की सज़ा में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि ये सज़ा जो है वो इतने साल की या इतने महीने की होगी। वो मूल धाराएं जो रहती है उनके साथ में संलिप्त रहती है। हरासमेंट की सज़ा जो आप बता रहे हैं, हरासमेंट में सामने वाले व्यक्ति को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हमको हरासमेंट किस स्थिति में किया गया, विच ऑफ टाइप्स। ये हम कह सकते हैं कि हरासमेंट का टाइप्स क्या था, हरासमेंट करने वाले व्यक्ति से आपकी कनेक्टिविटी कैसी थी, उसको लेकर होता है, और उसी के बाद ही न्यायालय इन सब चीज़ों को देखकर फैसला सुनाती है। साइबर फ्रॉड्स में पैसे मिलने के चांसेस कितने होते हैं लीगल तौर पे? देखिए, मैं आपको एक सबसे बड़ा आंकड़ा दे रहा हूँ आज जी। कि 2022, 23, 24, 25, 26 चल रहा है, इनके रेशियो में हर साल हजारों में केस बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड के। उसका मेन रीज़न ये रहता है कि हम इतने, ये कह लें कि अपनी ही सिक्योरिटी को लेकर सहेज नहीं रहे हैं कि लोगों को हम बता देते हैं, बांट देते हैं। सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तीनों लिंक हैं, आपको पता होगा। ये तीनों प्लेटफॉर्म लिंक होने से आपका नंबर जो बैंक में है वो हर जगह अवेलेबल आसानी से हो रहा है। आपके पास एक रैंडम कॉल आएगा और बात करते करते आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगी और ऑटोमेटिक सामने वाले के पास पहुंच जाएगी और आपके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा। या एपीके फाइल जो होती है, एपीके फाइल आपके पास आएगी किसी शादी के निमंत्रण को, आप ओपन करेंगे और सामने आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। उसका मेन रीजन ये रहता है कि हम अपने नंबर को सभी प्लेटफॉर्मों पर मर्ज करके एक कर दिए। कभी भी मेरा सजेशन ये है कि आप अपने प्लेटफॉर्मों को ज्वाइंट नहीं करें, ओटीपी को हर 2 दिन में एक्टिव करें, बदलें, और कोशिश ये करें कि जिस अकाउंट में आपका बैंक चल रहा है नंबर से, उस अकाउंट के नंबर से आप अपने सोशल मीडिया को एक्टिव नहीं करें, तभी आप बच सकते हैं। अब बात आती है कि जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उससे बचें कैसे। जी। परेशान होने वाली बात नहीं है। किसी भी रैंडम व्यक्ति का अगर साइबर अपराध होता है, उनके अकाउंट से पैसा निकलता है, तो सबसे पहले आप अपने बैंक से संपर्क करके या टोल फ्री नंबर पर अपने अकाउंट को होल्ड कर दें, जिससे आपका जो गया पैसा है वो तो ठीक है, जो है वो बच सके। उसके बाद आप अपने नजदीकी थाने में एक फॉर्मल एप्लीकेशन देने के बाद साइबर का जो रूम होता है आपके सब जिलों में, वहां पर एक एप्लीकेशन दें और वो एप्लीकेशन मूव करें अपने बैंक में भी, जिससे आपकी राशि जिस अकाउंट पे गई है उस अकाउंट पर होल्ड लग सके। उस अकाउंट पे होल्ड लगने के बाद जब आपकी राशि आपको नहीं मिलेगी तो आप न्यायालय की शरण लें इन प्रोसीडिंग करने के बाद, और न्यायालय में उस पैसे को रिकवर करने के लिए आप सुपुर्दनामा लगाएं, जो कि सेक्शन 503 के तहत आता है। उस न्यायालय में लगाएं, कंडीशन बताएं कि किस कंडीशन में हुआ था, कैसे कैसे प्रोसीडिंग हुई, हमने कहां कहां एप्लीकेशन दिए। उस एप्लीकेशनों को बताने के बाद न्यायालय से दरखास्त करें कि अपने अकाउंट में जो पैसा है वो आपका है, सामने वाले का नहीं है। इस बात का ट्रांजैक्शन लिंक दें विच एविडेंस, बैंक की सील के साथ, एक कि हमने ये चीजें की हैं। उसके बाद उस बैंक को पार्टी बनाने के बाद आप सामने वाले व्यक्ति को भी पार्टी बनाएं। कोर्ट दोनों को तलब करेगी, दोनों से जवाब सवाल करेगी और उसके बाद उस पैसे को आदेश के तहत आपके अकाउंट पे डाल देगी। ये हुई पहली प्रोसीडिंग। हाल ही में बात आ रही है कि किसी भी रैंडम व्यक्ति के अकाउंट पर कहीं से भी पैसा कोई ट्रांसफर करता है और उनके अकाउंट पर होल्ड लग जाता है। उस होल्ड को अलग करना और अपने बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी यही प्रोसीडिंग है। आप न्यायालय में दरखास्त करें, धारा 503 के तहत न्यायालय को अवगत कराएं। न्यायालय जो है वो उस सेक्शन के तहत जो आपके पास पैसा आया हुआ है उस पर्टिकुलर अमाउंट को होल्ड लगाकर आपका पूरा जो अकाउंट है वो फ्रीज जो रहता है उससे अलग कर देगी और उस अकाउंट को आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें जो आपकी अतिरिक्त धनराशि है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो समय बहुत ज्यादा लग जाता है? जी नहीं, समय बिल्कुल नहीं लगेगा। ये आपका महज 20 दिन के अंदर की प्रोसीडिंग है जो कि हर व्यक्ति कर सकता है। एक दिन जब आपके साथ अपराध होए तो आप थाने में सूचना दें, बैंक में सूचना दें, वहां से विधिवत रिसीविंग लें। नेक्स्ट डे आप साइबर अपराध के ऑफिस में जाएं, उन रिसीवरों को अटैच करके एक नया एप्लीकेशन दें कि आपके अकाउंट का जो पैसा गया है सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट से उसको रिकवर कराएं। थर्ड प्रोसीडिंग ये रहती है कि आप इनको देने के बाद 10 दिन का वेट करें,
क्योंकि ये प्रोसीडिंग थाने से लेकर सब जगह बैंक से होते होते 10 दिन का समय लगता है। 10 दिन के बाद एटलीस्ट 15वें दिन आप न्यायालय में इस एप्लीकेशन को धारा 503 सुपुर्दनामा के तहत एप्लीकेबल कर सकते हैं कि हमें ये पैसा जो गया हुआ है ये हमारा पैसा है या हमारा अकाउंट जो होल्ड हुआ है वो अलग किया जाए। इन दोनों बातों को लेकर आप न्यायालय को अवगत कराकर 2 दिन के अंदर न्यायालय उन सामने वाले व्यक्तियों को कोर्ट में हाजिर होने की नोटिस जारी करेगा, जिसके बाद मिनिमम बात करें तो 20 से 25 दिन के अंदर आपके अकाउंट का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया के जो भी प्रूफ्स होते हैं वो अगर कोई इंसान कोर्ट में प्रेजेंट कर रहा है तो क्या वो कोर्ट उसको मानेगी, उसकी मान्यता होगी, या मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं? जी बिल्कुल, कंडीशन के ऊपर होती है कि कोर्ट उनको माने या ना माने। अब बात आती है ना मानने की। यदि आप उस प्रोसीडिंग को नहीं निभाए हैं तो कोर्ट नहीं मानेगी। प्रोसीडिंग क्या है? प्रोसीडिंग ये है कि कोई भी सोशल मीडिया हो, सोशल साइट्स हो, कोई भी ऐसे एविडेंस जो उस केस में प्रमुखता रखते हैं, उस एविडेंसों को आप कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद एक पेन ड्राइव या एक सीडी में कन्वर्ट करें और उसको 65B के आवेदन के साथ आप शपथ पत्र के तहत न्यायालय में पेश करें और ये बताएं कि ये सब चीज़ें मैंने एविडेंस के रूप में कलेक्ट की है, जो कि 65B ये बताएगा कि आप उस सीडी या पेन ड्राइव में कलेक्ट करने वाले होते हैं, यानी आपको उसका ज्ञान है। और फिर आप न्यायालय में पेश करें। न्यायालय उस एविडेंसों को अपने जो फाइल है उसमें रखेगा और जब आदेश होगा तो इन सब चीज़ों को लेकर चलेगा, जिसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। यदि आप उसे फॉर्मली एक एप्लीकेशन के तहत कोर्ट में प्रस्तुत कर देते हैं, 65B का प्रमाण पत्र या शपथ पत्र नहीं देते हैं, तो वो कोर्ट मान्य नहीं करेगी, जिससे लोगों को काफी नुकसान होते हैं। हस्बैंड वाइफ की अगर कोई रिकॉर्डिंग है, कोई चैट्स है, तो क्या ये कोर्ट में वैलिड होती है या फिर नहीं होती है? बिल्कुल कोर्ट में वैलिड होंगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की जो चैट्स हैं वो इसलिए कोर्ट में वैलिड हैं क्योंकि वो दोनों जो हैं जब एक दूसरे से अलग होकर कोर्ट केस करते हैं तो उन कोर्ट केसों पे जैसे धारा 13 हो गया, भरण पोषण हो गया, वायलेशन के केस हो गए, डाउरी के केस हो गए, इन जितने भी महिला संबंधित अपराध हैं उनमें अगर आप अपने पति के खिलाफ कोई भी एफआईआर या कोर्ट में केस लगाएंगी तो एज अ एक एविडेंस कि आप दोनों के बीच की समानता बातचीत कैसी होती है, अग्रेसिव बातचीत कैसी होती है, उस अपराध की मुख्य वजह तो नहीं है वो चैट, ये सब चीजें आप 65B के तहत न्यायालय में पेश करें। न्यायालय उस फाइल में संज्ञान लेकर आगे बढ़ेगा। पुलिस रिमांड और जुडिशियल कस्टडी में क्या फर्क होता है? देखिए, पुलिस रिमांड और जुडिशियली कस्टडी यानी पीआर और जेआर, नॉर्मली हमारी भाषा में पीआर और जेआर कहा जाता है। पीआर यानी पुलिस रिमांड और जेआर यानी जुडिशियली रिमांड। पीआर, कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी अभियुक्त को जब अरेस्ट करता है तो 24 घंटे के अंदर उन्हें न्यायालय में पेश करने का कॉन्जिबल है कि आप न्यायालय में पेश करेंगे ही करेंगे। न्यायालय को बताएंगे कि हमने इनको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद जब आप न्यायालय में पेश करेंगे तो न्यायालय से आप ये मांगेंगे कि हमें पीआर दीजिए, चूंकि हमें अभी रिकवरी करना है, हमें इनसे और पूछताछ करना है। तब न्यायालय वास्तविक स्थिति देखती है कि क्या वो पीआर के लायक है या नहीं है, या उस केस में और भी चीजें हैं। तब न्यायालय के सामने ये चीजें आती हैं कि जो डायरी या जो चालान पुलिस पेश करती है पीआर लेने के लिए, क्या वो पीआर उस व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए क्या पुलिस को और भी कलेक्शन करने की जरूरत है? अगर है तो पुलिस पीआर देती है, नहीं तो पुलिस जेआर में जुडिशियली रिमांड पर रखती है कि आप अपने चालान को पूरा करें, जांच पड़ताल करें, लेकिन उस अभियुक्त से आप पर्याप्त पूछताछ कर लिए हैं, इसलिए जुडिशियली रिमांड में हम उसको जेल में रखते हैं। पुलिस रिमांड में व्यक्ति थाने में रहेगा, पुलिस कस्टडी में रहेगा। जेआर में पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, वो फिर न्यायालय उसको जेल में रखेगा, जब तक रखेगा जब तक उसकी बेल नहीं हो जाती। तो ये पीआर और जेआर का डिफरेंस होता है। ओके। अगर कोई माइनर क्राइम करते हैं लोग, तो उनके जो रूल्स होते हैं वो एडल्ट से कैसे अलग होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एडल्ट है कि नहीं, इस बात पे फोकस करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए पुलिस कोई भी जब अपराध होता है तो उस अपराध में जो अपराधी होता है उनका आधार कार्ड
और उनकी 10th या उससे कम की जो एजुकेशन है, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, उसको पकड़ती है कि वो एडल्ट है कि नहीं। अब एडल्ट है तो एडल्ट की एक सीमा होती है कि उसे किशोर न्याय बोर्ड में ही पेश किया जाएगा, और समानता जो दूसरे अपराधी होंगे जो बोल्ड होंगे उन्हें जिला न्यायालय या आप उसको दूसरे न्यायालयों में पेश करेंगे। तो ये डिफरेंस जो आता है वो आता है आपका एज फैक्ट से। हाल ही में सबसे ज्यादा जो अपराध बढ़ रहे हैं वो माइनर बच्चों के बढ़ रहे हैं, जो कि 18 से कम साल के हैं। उनके माइंड सेटअप में ये रहता है कि हम अपराध करेंगे तो हम बहुत जल्दी रिकवर होकर बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम उस अपराध की परिवार में पेश हो रहे हैं जहां पर हम वापस नहीं आ सकते, क्योंकि आपको जाना तो जेल पड़ेगा, वो जिला जेल हो या फिर बाल कल्याण का जेल हो, हैं दोनों अलग। बाल कल्याण की जगह पे अगर हम आपको रखेंगे तो आपको हम अच्छी अच्छी सुविधाएं देंगे बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि वो माइनर होते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वहां जाने के बाद बच्चों का माइंड सेटअप चेंज हो जाता है, वो और उस चीजों में अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनको निडर रहते हैं कि हमने ये किया है लेकिन हम अपराधी नहीं, हम तो अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये बच्चों के अंदर से निकालना बहुत जरूरी है, और खास तौर पर उन माइनर बच्चों के अंदर से जिनकी संगति गलत हो रही है। यदि माता पिता अपने बच्चों को संगति अच्छी देंगे तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं जाएंगे। यदि वो आसपास में किसी भी ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से मेल जाल रखेंगे तो वो उस लाइन पे जाएंगे। और सबसे ज्यादा रेशियो माइनर बच्चों का बढ़ रहा है, क्योंकि उनका माइंड सेटअप कुछ पैसे या कुछ उनको लालच देकर ये कराया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा आंकड़े इस माइनर बच्चों के अब आ रहे हैं। सेल्फ डिफेंस में चोट लग जाए या डेथ हो जाए, तो इसमें कोर्ट का क्या कहना होता है? देखिए, चोट लग जाए या डेथ हो जाए सेल्फ डिफेंस में, ये चीज़ें आपको प्रूफ करनी होगी कि आप सेल्फ डिफेंस किए हुए हैं। सपोज कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को गोली मारने आ रहा है और वो व्यक्ति उससे झड़प में काउंटर फायर करता है, तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वास्तविक स्थिति क्या थी, वहां कौन कौन और मौजूद था। क्योंकि सबसे ज्यादा केस ये आते हैं कि किसी ने किसी को मारा या कुछ भी हुआ, व्यक्ति ये बोलता है कि हमने सेल्फ डिफेंस में मारा, लेकिन सेल्फ डिफेंस का मीनिंग ये कहता है कि आपको अपने बचाव में वो एविडेंस पेश करना है कि जो आपके सेल्फ डिफेंस में हो। जी। सपोज पुलिस जब कोई भी एनकाउंटर या शॉर्ट एनकाउंटर करती तो सबसे पहले वो पैर में मारती है, ये बताने के लिए कि हम शॉर्ट एनकाउंटर कर रहे हैं। उसी तरह आपको सेल्फ डिफेंस में ही आपको प्रहार करना है कि सामने वाला व्यक्ति उतना ही डैमेज हो जितना आप अपने बचाव में कर सके। अगर आप उसे मार रहे हैं तो हाथ से भी मारने में अलग चोट आती है, और हैवी इंजर्ड करने के लिए आपको कोई वस्तु भी बहुत होती है। तो आपको पहले बचाव करना है कि आप अपने बचाव के लिए क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, फिर कोई ऐसी वस्तु का उपयोग करें जब आपके ऊपर घातक हमला होने वाला हो। तब आपको प्रूफ करना होगा कि सेल्फ डिफेंस है। केवल कह देने से सेल्फ डिफेंस कोर्ट में मान्य नहीं होगा। लॉ की भाषा में लिविंग रिलेशनशिप लीगल है? बिल्कुल, लिविंग रिलेशनशिप लीगल है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बात कही है कि लिविंग रिलेशनशिप के टूटने के बाद यदि कोई महिला आरोप लगाती है बलात्कार या समटाइम्स और भी अपराध के, तो वो अपराध नहीं माने जाएंगे, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप दोनों व्यक्तियों के कंसल्ट से होता है, और कंसल्ट होने के बाद ही वो एक लंबे समय तक रहते हैं साथ। इसलिए वो रेप या अन्य मामलों पर जो है वो पलट नहीं सकते। लेकिन हाँ, यदि कोई महिला लंबे समय से लिविंग रिलेशनशिप में है और उनसे बच्चे भी हैं, तो वो बच्चा जो है वो उस पिता से जिनसे हुआ है उससे वो पिता की हैसियत से पूरा मेंटेनेंस लेने का अधिकारी होगा अपने राइट्स के तहत, विदाउट मैरिज। इसके साथ महिला जो है वो लिविंग रिलेशनशिप रहने के बाद या अलग होते हैं, तो वो महिलाओं संबंधित जितने भी राइट्स होते हैं वो सब राइट्स उनको लागू होंगे कि वो उस सामने वाले व्यक्ति से ले सकते हैं, चाहे वो भरण पोषण हो या अन्य चीजें हो। तो ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया हुआ है। आजकल इन्फ्लुएंसर्स पे बहुत ज्यादा केसेस होने लगे हैं, तो कहीं की चीजें कहीं डाल दी, कहीं की चीजें कहीं डाल करके केसेस हो जाती हैं कभी कभी।
देखिए, सबसे ज़्यादा जिस तरह से आपने बात की कि कोई भी सोशल साइट पे वीडियो डालने के बाद उनका ऊपर ही मामले दर्ज हो जाते हैं, आप ये कह रहे हैं। तो बिल्कुल ये सामने बात आ रही है कि सबको राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। सबको अपने मौलिक अधिकार हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया के तहत। जी। आप किसी की भी प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते, पहली चीज़। किसी से भी उसकी चीज़ों को उसकी सोशल साइट से उठाकर उससे बिना पूछे आप कंटेंट बना के नहीं डाल सकते। हाँ, कुछ लोगों को छोड़कर जो पॉलिटिक्स के लोग हैं या जो कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जिनकी चीज़ें आप ले सकते हो चूँकि वो पब्लिक के हो गए हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप अपने लिए यूज़ करें उन चीज़ों को जिसमें आपके ऊपर ये आरोप ना लगे कि आपकी प्रोफ़ाइल को यूज़ करने के बाद मुझे हानि हुई है। सबसे ज़्यादा मानहानि के केस आते हैं आपके मैटर पे, कि मानहानि कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरी फ़ोटो का दुरुपयोग किया और यूज़ किया जिससे मुझे हानि हुई है। तो ऐसे मामलों से हमें बचना चाहिए कि हम सामने वाले की अनुमति लेकर उससे पूरा कंसल्ट करके ही पब्लिश करें। ये आपके जो दर्शक हैं देखने वाले, उनके ऊपर बहुत अहम बात आती है कि आप कितनी निष्पक्षता से सामने वाले को चीज़ें बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। जब तक सामने वाला व्यक्ति आपको पूरी अथॉरिटी नहीं दे देगा तब तक आप उस चीज़ को पब्लिक ना करें, इससे बचें, क्योंकि ये भी एक अपराध है। और सोशल मीडिया में काम करने वाले सभी व्यक्ति लोगों को बताने और उनको रूबरू कराने के लिए जो चीज़ें करते हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है, लेकिन थोड़ा सा बचकर, चूंकि कहीं ना कहीं वो इन एक्ट के बारे में नहीं जानते हैं और इनमें फंस जाते हैं, जिसके कारण वो अपने मूल काम से अलग हो जाते हैं। पूछने का मतलब एक और भी था कि जैसे मीम्स आजकल बहुत ज्यादा बन जा रहे हैं किसी भी चीज के। तो वो एक्चुअली में क्या है ना, तो मीम्स उनकी बन रही हैं जो पॉलिटिक्स में है या जो ऐसी जगह हैं वो ऐड नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने बोला तुम पाकिस्तान चले जाओ, मैं एक पद पे हूँ। नहीं नहीं, इसमें मेरा सवाल वो नहीं था। मेरा एक्चुअली आपसे ये पूछना था कि जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, इस इन्फ्लुएंसर ने मेरा मजाक उड़ाया, इस यूट्यूबर ने मेरा मजाक उड़ाया। तो जनरली उन पे केसेस हो जाते हैं, यूट्यूबर्स पे, इन्फ्लुएंसर्स पे या सोशल मीडिया पे जो भी लोग हैं, है ना। तो मीम तो बहुत कोई बना रहे हैं लेकिन केस तो किसी एक इंसान के पास हो गया। तो क्या कोर्ट में कोई ऐसी धारा भी लगती है जिसके तहत उस इंसान पे केस हो सकता है, वो इंसान फंस सकता है? क्यों? क्योंकि उसने किसी का मजाक उड़ाया है। बिल्कुल, आप किसी का भी किसी की परमिशन के बगैर मीम जो बनाकर वायरल करते हैं वो एक अपराध है। वो धारा 500 के तहत मानहानि में आएगा क्योंकि आपने उसकी प्रतिष्ठा धूमिल की है। साथ में आईटी एक्ट जो इस समय है धारा 66 और 67 लग सकती है, क्योंकि आपने आईटी एक्ट के तहत उनका वीडियो बनाने के बाद सोशल साइट पे वायरल किया है, जो कि आईटी एक्ट के तहत आएगा। तो ये बिल्कुल अपराध है, आप किसी की प्राइवेसी के साथ ऐसे नहीं कर सकते। वो मानहानि और आईटी एक्ट के तहत न्यायालय में मामला चला सकते हैं और मामला दर्ज करा सकते हैं। एक बात बताइए, कोर्ट में जैसे ही स्टे ऑर्डर मिल जाता है, जैसे स्टे ऑर्डर मिल गया, ऐसी क्या पावर मिल जाती है? देखिए, कोई भी मामले पर स्टे एप्लीकेशन यानी 3912 लगाना कंपलसरी है यथास्थिति करने के लिए। स्टे लेने वही जाएगा जो पीड़ित व्यक्ति रहेगा और उसको स्टे की अति आवश्यकता पड़ेगी। सपोज एक उदाहरण पर कोई मकान इलीगल बना है और उसको जो सरकार है वो तोड़ने जा रही है, लेकिन वो किस अहमियत से व्यक्ति ने बनाया है, उसको रोकना है तोड़ने से, अपनी बात कहना है, तो वो न्यायालय जाकर वाद न्यायालय जाकर 3912 के साथ दावा लगा सकती है यथास्थिति करने के लिए कि जब तक हमारी सुनवाई ना हो जाए तब तक उस पर रोक लगाई जाए। उसके लिए नोटिस जरूरी होता है, उस नोटिस के बेस पर आप न्यायालय जाकर 3912 के तहत स्टे ले सकते हैं यथास्थिति करने के लिए जब तक आपकी सुनवाई पूरी ना हो सके। तो ये एक रामबाण के तहत पीड़ित पक्ष के लिए काम आता है। बहुत बढ़िया प्रचलन चला है, हम किसी से भी बातें करते हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग चल रही होती है। ये बहुत कॉमन है, 90% लोग आज के डेट में कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये लीगल है या इलीगल है? देखिए, वैसे तो इलीगल है क्योंकि आईटी एक्ट आपको परमिशन नहीं देता कि किसी की परमिशन के बगैर आप उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें या वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। लेकिन आमतौर पर आज के समय पर हर ऐसा फोन है जिस पर एक फ्यूचर है रिकॉर्डर,
जी। उस रिकॉर्डर को ऑन करके आप किसी से भी बात करेंगे, वो वॉइस आपकी रिकॉर्ड होगी और सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा, जिसके बाद उस रिकॉर्डिंग का एक ब्लैकमेलिंग के तहत यूज किया जाता है उस सामने वाले व्यक्ति को। ये इनलीगल है। तो ये आईटी एक्ट के तहत भी आता है, आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, और यदि आपने रिकॉर्डिंग की है और सामने वाले व्यक्ति को पता चल रहा है तो वो आपको आपकी प्राइवेसी लीक करने के मामले पर भी आईटी एक्ट के तहत एफआईआर करा सकता है। जी। भारत में कानून अंधा है, कितना मानते हैं आप इस बात? देखिए, भारत में कानून अंधा है, अब ये कहना गलत है, क्योंकि अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी न्यायमूर्ति हैं उनकी आंखों से जो काली पट्टी थी वो अलग कर दी है, इसीलिए कि न्याय अंधा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा आपके सामने प्रमाण है, उदाहरण है। पुलिस कस्टडी में अगर मारपीट हो तो विक्टिम के पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं? देखिए, विक्टिम के साथ अगर न्यायालय के बाहर पुलिस की कस्टडी में अगर मारपीट होती है तो पुलिस जब उसे न्यायालय में पेश करती है किसी मामले पे, तो न्यायालय सर्वप्रथम उनसे ये पूछती है कि आपके साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई। अगर विक्टिम ये न्यायालय में कहता है कि हाँ साहब मेरे साथ मारपीट की है, तो न्यायालय सबसे पहले उस विक्टिम का मुलायजा जिला अस्पताल में कराती है, ये पता करने के लिए कि कितनी मारपीट है और किस स्तर की मारपीट है। उसके बाद न्यायालय जो है वो उन अधिकारियों के ऊपर भी जो है वो मामला रजिस्टर करने के आदेश देती है जो उस विक्टिम के साथ क्रूरता किए हुए हैं। मतलब अगर पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया किसी को तो पुलिस उस पर हाथ नहीं छोड़ सकती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि पुलिस जब 24 घंटे के बाद न्यायालय में पेश करती है तो वो बताना होता है कि हमने अपनी कस्टडी में क्या क्या पूछताछ की है और क्या क्या किया है। जो एक थर्ड डिग्री नाम आता है, आपने हमेशा सुना होगा, पुलिस थर्ड डिग्री देती है। तो पुलिस के पास अब वो भी राइट्स नहीं है कि वो थर्ड डिग्री दे, क्योंकि कानून ये कहता है कि आप विक्टिम को मारेंगे नहीं, विक्टिम से पूछताछ करेंगे। अगर पूछताछ में नहीं निकलता है तो आप पीआर लें न्यायालय से, फिर भी पूछताछ करें, लेकिन आप थर्ड डिग्री या मारपीट नहीं कर सकते। ये जो है वो उल्लंघन है। आज के युग में कौन सी ऐसी 5 धाराएं हैं जो लोगों को पता होनी ही चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये मेल और फीमेल के लिए बहुत जरूरी है। जी। सबसे पहले अपन फीमेल की बात कर लें तो फीमेल को सबसे पहले ये पता होना चाहिए धारा में 125, जी। भरण पोषण जो एक पति से ले सकती है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कहते हैं। उसके बाद 498, ये दो धारा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर उनके साथ क्रूरता हुई है तो 296 यानी 294, 296 बीएनएस की, 324, 351 2, ये सब धाराएं जो हैं वो महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि उनके साथ मारपीट जो होती है। अब बात करें मेल के लिए, तो मेल के लिए हर एक वो धारा इंपॉर्टेंट है जो उनके लिए ही है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मारपीट होना तो मामूली है। 294, 323, 506 ये आपको नॉर्मली आईपीसी में सुनने को मिला होगा। बीएनएस में 296, 351, 506, 34, ये जो टाइप्स होते हैं ये बताते हैं कि आपने किस स्तर तक की मारपीट की है। तो कॉमन सी बात है, ये सब धाराएं वो हैं कि जो एक व्यक्ति आम चलते रास्ते में झगड़ता भी है, मारपीट भी होती है, तो ये इसी धाराओं के तहत एफआईआर होती है। अब बात आती है कि अगर आपके साथ मारपीट हुई है या आपने मारपीट की है तो इंजर्ड व्यक्ति कौन है, उसको कितना इंजर्ड हुआ है, ये मेडिकल रिपोर्ट से जो है वो पुलिस विवेचना के बाद सेक्शन बढ़ जाते हैं, जो कि हैवी इंजर्ड में भी आ जाते हैं, जिस पर बेल मिलना मुश्किल होती है। तो कुछ ऐसी धाराएं हैं जो सामान्य हैं, जो सभी के नॉलेज में है, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी हैं जो लोगों को पता नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि हमारी एफआईआर में तो ये है, लेकिन जब न्यायालय में माप जाता है तो वो धाराएं बढ़ जाती हैं। तो वो बढ़ती है विवेचना के पार्ट के बाद। फ्रैक्चर आता है तो 427 लग जाती है। घर में घुस के अगर मारपीट करते हैं तो वो अलग सेक्शन लगते हैं। यानी बेस जो होता है वो आपका मारपीट के साथ आपकी घटना जो क्रम बताते हैं, आप जो साक्ष्य होते हैं, उसके बाद वो सेक्शन जो है वो बढ़ते जाते हैं। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिसका आंसर मुझे सिर्फ एक वर्ड में चाहिए आपसे। ठीक। कोर्ट या पुलिस? स्थिति को देख के। स्थिति को देख के।
लव मैरिज या अरेंज मैरिज? प्यार पक्का हो तो लव। ऑनेस्ट क्लाइंट या रिच क्लाइंट? क्लाइंट तो एक लाइन में होता है, क्लाइंट। क्रिमिनल लॉयर या कॉर्पोरेट लॉयर? दोनों लाइन अलग। क्रिमिनल लॉयर, अगर आपकी क्रिमिनल लोगों से पकड़ है या आपका काम करने का तरीका अच्छा है तो क्रिमिनल लॉयर के रूप में आप जाने जाएंगे। कॉर्पोरेट लॉयर, या आप किसी एक कंपनी के बनकर उस कंपनी के लिए काम बस करें, वो कॉर्पोरेट। दोनों में डिफरेंस बहुत है। जज का गुस्सा या क्लाइंट का ड्रामा? क्लाइंट के ड्रामे के बाद जज का गुस्सा होना देखा जाता है। क्लाइंट अगर चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, जज को घुमा रहा है, तो वो गुस्सा जायज़ है। और इस गुस्से के कारण कई तो सीनियर वकीलों को भी इसका भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि उनकी भी शिकायतें होती हैं। तो दोनों जगह जायज़ हैं। गुस्सा तब होते हैं जब सामने वाला पक्षकार कुछ ना कुछ बात को घुमा के देता है, तब जज का टाइम वेस्ट होता है और चीज़ें सामने निकल के नहीं आती, तो गुस्सा भी जायज़ है। जी। डेट पे डेट या रियलिटी या मीम? रियलिटी कहेंगे। कोर्ट की प्रोसीडिंग पे किसी भी चीज़ को, एप्लीकेशन को मूव करने के लिए डेट ही लगती है, जवाब तलब करने के लिए। एक शब्द में ओके, रियलिटी। रियलिटी। जज को जब गुस्सा आ जाता है फिर क्या होता है? देखिए, जज को गुस्सा क्लाइंटों पे भी आता है, वकीलों पे भी आता है। क्लाइंटों पे आता है तो वो क्लाइंटों के ऊपर गुस्सा भी होते हैं, चीज़ों को बताते भी हैं, फैक्ट कि उनने क्या क्राइम किया है। अब बात आती है वकीलों पे गुस्सा। तो वकीलों पे गुस्सा तो इस स्तर तक बढ़ जाता है कि कभी कभी वकीलों की शिकायतें भी हो जाती हैं बाहर। तो दोनों में डिफरेंस तो है, दोनों पार्ट अलग अलग हैं। बात वही होती है, गुस्सा। गुस्सा हर किसी को आता है तो सामने तो निकल ही आता है, लेकिन न्यायालय एक ऐसा है कि हम एक न्यायालय के परिवार के रूप में हैं, जहाँ गुस्सा भी है और प्रेम भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार हम लोग फिर से मिलते हैं बिल्कुल और अच्छे से चर्चा करेंगे, पार्ट 2 भी करते हैं। बिल्कुल।